जो लोग आज के इस विस्तृत चर्चा को सुन रहे हैं ना, वो शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में हर साल औसतन 2250 मेलों का आयोजन होता है। बिल्कुल। और अगर हम इसका गणित निकालें तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज्य के किसी न किसी कोने में हर एक दिन 6 से 7 उत्सव चल रहे हैं। हाँ, और ये कोई साधारण बात नहीं है। मतलब ये एक ऐसी जगह की तस्वीर है जहां जश्न मनाना कोई अपवाद नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक डिफॉल्ट तरीका है। एकदम सही कहा आपने। और यहीं पर ना भूगोल और संस्कृति आपस में टकराते हैं। अक्सर हम किसी राज्य को सिर्फ उसके नक्शे या उसकी जीडीपी से नापने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप उस कागजी नक्शे को हटाकर देखते हैं तो आपको एक जीवित सांस लेता हुआ समाज दिखाई देता है। हाँ, और एक थिरकता हुआ समाज भी। बिल्कुल। और यही तो आज के हमारे इस डीप डाइव का मुख्य मिशन है। आज हम भारत के हृदय स्थल यानी उत्तर प्रदेश की कला और उसकी विशाल विरासत को खंगालने वाले हैं। और मैं बता दूं कि इस गहरे विश्लेषण के लिए हमारी टेबल पर स्टडी सदन ऑफिशियल के बेहद विस्तृत और शोधपूर्ण नोट्स मौजूद हैं। हाँ, मैंने भी देखे वो नोट्स। वो किसी प्रीमियम कल्चरल एटलस की तरह काम करते हैं। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये समझना चाहते हैं कि ब्रज की गलियों से लेकर पूर्वांचल के खेतों तक जो एक सांस्कृतिक धड़कन गूंजती है, उसका असल कारण क्या है। जो कोई भी इस विशाल सांस्कृतिक ताने बाने को समझना चाहता है, उसके लिए ये चर्चा बहुत सारे आहा मोमेंट्स लेकर आने वाली है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम पहले उस जमीन को समझें जिस पर यह संस्कृति पनपी है। हाँ, भूगोल से शुरुआत करते हैं। स्टडी सदन ऑफिशियल के इन नोट्स में ना उत्तर प्रदेश को 5 प्रमुख सांस्कृतिक अंचलों में बांटा गया है। ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और सोनभद्र मिर्जापुर का जनजातीय क्षेत्र। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर अंचल की अपनी एक अलग भौगोलिक सच्चाई है। सही बात है। और वो सच्चाई सीधे तौर पर वहां के लोगों की शारीरिक गतिविधियों को यानी उनके लोक नृत्यों को तय करती है। इस बात ने मुझे नोट्स पढ़ते समय बहुत सोचने पर मजबूर किया। मतलब मैं ब्रज क्षेत्र के चरकुला नृत्य के बारे में पढ़ रही थी। ओहो, चरकुला, वो तो अद्भुत है ना? उसमें बताया गया है कि महिलाएं होली के अवसर पर 108 दीपकों का एक भारी भरकम पिंजरा अपने सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। मैं बस ये सोच रही थी कि शारीरिक रूप से ये कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। जलते हुए 108 दिए, लकड़ी का एक पिरामिड नुमा ढांचा और उसे सिर पर रखकर नाचना, ये सिर्फ कला नहीं है, ये तो मुझे गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाला कोई कर्तव्य लगता है। देखिए, कर्तव्य से कहीं बढ़कर ये असीम संतुलन और ध्यान की अवस्था है। इसके पीछे का विज्ञान समझना जरूरी है। वो कैसे? 108 की जो संख्या है ना, वो हिंदू दर्शन में ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक है। जैसे रुद्राक्ष की माला में 108 मनके होते हैं। अच्छा, तो इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। बिल्कुल। जब एक नर्तकी उस भारी चरकुले को सिर पर रखती है तो उसका पूरा कोर एंगेज होता है। उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, उसका ध्यान बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए। यानी आप इसमें बेतहाशा उछल कूद नहीं कर सकते? एकदम नहीं। ये नाजाकत और गहरी भक्ति का एक शारीरिक प्रदर्शन है। ब्रज तो मूल रूप से कृष्ण भक्ति का केंद्र है ना। हाँ, सही कहा। तो वहां के नृत्यों में, चाहे वो मयूर नृत्य हो, झूला नृत्य हो या रथ के पहिए पर घड़ा रखकर किया जाने वाला नरसिंह नृत्य हो, सब में एक तरह का समर्पण नजर आता है। ये बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की, जैसे ही हम ब्रज से अवध की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भावनाएं थोड़ी बदल गई हैं। वो कैसे? अवध के जोगिनी नृत्य ने मेरा ध्यान खींचा, जो रामनवमी पर होता है। इसमें पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके नाचते हैं। आधुनिक समय में हम जेंडर रोल्स पर इतनी लंबी बहसें करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। लेकिन यहाँ एक लोक परंपरा में सदियों से पुरुष एक स्त्री का रूप धारण करके ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति परंपरा में, विशेषकर सगुण भक्ति में, आत्मा को अक्सर स्त्री और परमात्मा को पुरुष के रूप में देखा गया है। ओह, तो ये एक प्रतीकात्मक चीज है। एकदम। जब एक पुरुष अवध में जोगिनी का रूप धरता है तो वो अपने सामाजिक अहंकार को त्यागने की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। वो ईश्वर के सामने ये स्वीकार कर रहा है कि मैं सिर्फ एक आकांक्षी आत्मा हूं,
वाह, ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं है, ये ईगो को खत्म करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। बिल्कुल। और उसी अवध में लंका विजय की खुशी में एक ढेड़िया नृत्य भी होता है। हाँ, मैंने पढ़ा उसके बारे में। इसमें नर्तक एक ऐसा बर्तन सिर पर रखते हैं जिसमें कई छेद होते हैं और उसके अंदर एक दीपक जल रहा होता है। सही। इसके पीछे की कल्पना कितनी सिनेमाई है, जरा सोचिए। रात का अंधेरा है और जब वो नर्तक गोल गोल घूमता है तो उन छेदों से छनकर आती हुई रोशनी पूरे माहौल में एक जादुई पैटर्न बना देती है, वो भी बिना किसी आधुनिक लेजर शो के। वही तो, रावण के घने अंधकार पर राम के प्रकाश की जीत को दिखाने का कितना शानदार विजुअल तरीका है ये। यही लोक कला की ताकत है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है जब हम अवध से बुंदेलखंड की सूखी और पथरीली जमीन की तरफ जाते हैं। हाँ, वहां का मिजाज एकदम अलग है। अगर ब्रिज और अवध के नृत्यों में भक्ति और नजाकत है, तो बुंदेलखंड के नृत्यों में एक आक्रामकता और वीर रस है। हाँ, नोट्स में पाई डंडा नृत्य का जिक्र है जिसे अहीर समाज के लोग करते हैं। इसे बुंदेलखंड का डांडिया कहा गया है जी। लेकिन मैंने जब इसकी गहराई में देखा तो मुझे लगा कि इसे सिर्फ डांडिया कहना इसके साथ नाइंसाफी होगी। गुजरात का डांडिया तो बहुत ही ग्रेसफुल होता है, लेकिन पाई डंडा तो मतलब सीधे सीधे मार्शल आर्ट्स की तरह लगता है। आपकी ये ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक है। इसके पीछे का कारण बुंदेलखंड का भूगोल और इतिहास है। अच्छा। ये क्षेत्र सदियों से बहुत ही दुर्गम रहा है। यहाँ पानी की कमी रही है और इसका इतिहास युद्धों से भरा पड़ा है। ऐसे माहौल में रहने वाले समाज के लिए आत्मरक्षा कोई शौक नहीं, रोजमर्रा की जरूरत थी। तो उन्होंने अपनी युद्ध कला को ही नृत्य बना लिया। बिल्कुल। अहीर समाज मुख्य रूप से पशुपालक रहा है, जिन्हें अपने जानवरों की रक्षा करनी होती थी। तो उन्होंने लाठी चलाने की अपनी तकनीक को ही नृत्य का रूप दे दिया। वहां जन्म पर होने वाला ख्याल नृत्य या धोबी समाज का कानरा नृत्य भी इसी ऊर्जा से भरे होते हैं। यानी जमीन अगर पथरीली है तो आपके नृत्य में भी वो आक्रामकता आ ही जाएगी। एकदम सही। और इसी कड़ी में अगर हम सोनभद्र और मिर्जापुर की बात करें, जहां खरवार आदिवासी कर्मा नृत्य करते हैं, जो खरीफ की फसल के समय होता है। हाँ, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये नृत्य किसी इंसान या भगवान के लिए नहीं, बल्कि सीधे तौर पर प्रकृति के साथ किया जा रहा एक संवाद है। इसे आप एक पवित्र अग्रीमेंट कह सकते हैं। आदिवासी समाज का पूरा अस्तित्व जंगलों और बारिश पर टिका है। कर्मा नृत्य कोई सामान्य पार्टी नहीं है। तो ये क्या है? ये पर्यावरण के प्रति उनकी कृतज्ञता है। जब वो जमीन पर पैर पटकते हैं तो वो एक तरह से धरती माँ को जगा रहे होते हैं। उनका दर्शन ये है कि इंसान प्रकृति का मालिक नहीं, उसका हिस्सा है। ये सब सुनकर एक बात तो साफ हो जाती है कि इंसान के शरीर की हर एक हरकत दरअसल उसके समाज के सर्वाइवल की कहानी है। लेकिन कोई भी नृत्य बिना संगीत के तो हो नहीं सकता ना? बिल्कुल नहीं, एक लय चाहिए होती है। तो अब अगर हम उस साउंड ट्रैक की बात करें जो इन क्षेत्रों में गूंजता है, तो वहां भी बहुत भारी विविधता देखने को मिलती है। संगीत के मामले में तो उत्तर प्रदेश एक खदान की तरह है। ब्रज के मंदिरों में होने वाला समाज गायन, रसिया या मल्हार, इन सब में एक मिठास है। लेकिन लोकगीतों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर कुछ है तो वो है कजरी, जो मिर्जापुर से है ना? हाँ, कजरी का जन्म मिर्जापुर से ही हुआ है। मिर्जापुर और कजरी। नोट्स में कजरी को लेकर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिसने मुझे थोड़ा उलझा दिया। कौन सा शब्द? इसमें लिखा है कि मिर्जापुर में कजरी के बाकायदा 4 अलग-अलग अखाड़े हैं। अब यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं समझ सकता हूँ। जब हम अखाड़ा शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मिट्टी, कुश्ती और दंगल आता है। संगीत जैसी कोमल कला में अखाड़े का क्या काम? क्या गायक आपस में कुश्ती लड़ते हैं? नहीं, लोक कला और शास्त्रीय कलाओं में अखाड़ा या घराना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था होती है। यहाँ अखाड़े का मतलब शारीरिक कुश्ती से नहीं, बल्कि बौद्धिक वंशावली से है। अच्छा, लिलियज। हाँ, मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है और कजरी मूल रूप से वर्षा ऋतु में देवी के जन्मोत्सव पर गाई जाती है। समय के साथ अलग अलग गुरुओं ने कजरी गाने के अपने विशिष्ट तरीके विकसित कर लिए और उन्हीं समूहों को अखाड़ा कहा गया। बिल्कुल। आज मालिनी अवस्थी या उर्मिला श्रीवास्तव जैसी महान गायिकाएं इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। ये अखाड़े दरअसल संगीत की यूनिवर्सिटीज की तरह काम करते हैं। समझ गई। ये एक तरह का म्यूजिकल स्कूल है जो अपनी स्टाइल को बहुत सहेज कर रखता है। और अगर हम संगीत की बात कर रहे हो तो वाद्य यंत्रों का जिक्र होना लाजमी है। हाँ, उनके बिना तो संगीत अधूरा है। ताल वाद्य में ढोल, नगाड़ा, मृदंग समझ में आते हैं।
स्वर वाद्य में रणसिंगा और हारमोनियम भी ठीक है, लेकिन जब मैंने घन वाद्य की सूची देखी तो मैं सच में जोर से हंस पड़ी। क्यों, ऐसा क्या देख लिया आपने? इसमें मंजीरे और करताल के साथ साथ चिमटा, बेला चम्मच और थाली का नाम लिखा है। मेरा मतलब है, क्या आधिकारिक रूप से रसोई के चम्मच और थाली को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मान लिया गया है? ये तो विशुद्ध रूप से हमारा देसी जुगाड़ है यार। आप इसे जुगाड़ कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे लोक कला का सबसे बड़ा लोकतंत्रीकरण कहूंगा। वो कैसे? घन वाद्य विज्ञान की भाषा में वो वाद्यंत्र होते हैं जो ठोस धातु या लकड़ी से बने होते हैं, जिन्हें आपस में टकराकर ध्वनि पैदा की जाती है। अब सोचिए, एक आम ग्रामीण महिला जो दिन भर खेत या घर का काम कर रही है, उसके पास इतने पैसे या समय नहीं है कि वो एक महंगा ड्रम सेट खरीदे। बिल्कुल। जब गांव की महिलाएं सोहर या कजरी गाने के लिए एक साथ बैठती हैं, तो उनके हाथ में जो होता है, चाहे वो रसोई का चिमटा हो या थाली, वो उसी से एक परफेक्ट रिदम बना लेती हैं। ये इस बात का सबूत है कि संगीत किसी उपकरण का मोहताज नहीं है। वाह, ये बहुत ही पावरफुल बात कही आपने। कला महंगे संसाधन का इंतजार नहीं करती, वो बस अपना रास्ता खोज लेती है। एकदम सही। लेकिन देखिए, आवाज और गति की एक सीमा होती है। गाना खत्म हो जाता है, नृत्य रुक जाता है, जो चीजें हवा में तैरती हैं वो वक्त के साथ खो जाती हैं। हाँ, वो तो है। तो इंसान की ये फितरत रही है कि वो अपनी कहानियों को हमेशा के लिए दर्ज करना चाहता है, और यहीं पर जन्म होता है विजुअल आर्ट्स यानी चित्रकला का। नोट्स में चित्रकला के विकास का जो सफर दिया गया है ना, वो सच में किसी टाइम मशीन में बैठने जैसा है। बिल्कुल। और ये टाइम मशीन हमें सबसे पहले वापस उसी सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में ले जाती है जहां हमने आदिवासियों का कर्मा नृत्य देखा था, प्राचीन गुफाओं में। हाँ, लिखनियांद्री और मानिकपुर क्षेत्र की प्राचीन गुफाओं में जो शैल चित्र मिले हैं, वो हमें बताते हैं कि जब इंसान के पास कोई लिपि नहीं थी, तब भी उसके पास रंग थे। उसने जानवरों की चर्बी और खनिजों को मिलाकर गुफाओं की दीवारों पर शिकार के दृश्य उकेरे। सही कहा। और फिर वहां से हम आगे बढ़ते हैं, मथुरा में जैन शैली का विकास देखते हैं। लेकिन इस पूरे नोट्स में चित्रकला के लिहाज से जो सबसे बड़ा बूम आता है ना, वो मुगल काल में आता है। इसे आगरा शैली भी कहा जाता है। बिल्कुल, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था। इस पूरे कालखंड को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में बार बार एक कॉर्पोरेट दुनिया का स्ट्रक्चर आ रहा था। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर? वो कैसे? देखिए, अगर हम मुगल चित्रकला को एक आधुनिक कंपनी मान ले, तो हुमायूं वो इंसान था जिसने इस कंपनी का फाउंडेशन स्टोन रखा। हाँ, वो फारस से 2 बड़े चित्रकारों को लाया था। फिर उसका बेटा अकबर आया। अकबर ने देखा कि काम बहुत असंगठित है, तो उसने बाकायदा एक HR डिपार्टमेंट बनाया, एक अलग चित्रकला विभाग जिसे तस्वीर खाना कहा जाता था, और टैलेंट की हायरिंग की। हाँ, ये बहुत ही रोचक तुलना है। और फिर आता है जहांगीर। जहांगीर वो असली अग्रेसिव CEO था जिसके राज में इस कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। वो खुद कला का इतना बड़ा पारखी था कि उसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये एनालॉजी वाकई बहुत दिलचस्प है और इतिहास को एकदम स्पष्ट कर देती है। जहांगीर के CEO बनने के दौरान जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था यथार्थवाद, यानी रियलिज्म। हाँ, उसने चित्रकारों से कहा कि प्रकृति और इंसानों के चेहरे बिल्कुल वैसे ही बनाओ जैसे वो असल में दिखते हैं। लेकिन ये सफर यहीं मुगल काल में रुक नहीं गया। हाँ, आधुनिक काल में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना होती है। कला अब दरबारों से निकलकर एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट में आ गई थी। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम उभर कर आता है वो है असित कुमार हलदार का, जिन्होंने 1925 में वॉश और टेम्पा शैली की शुरुआत की। हाँ, मैंने इन शब्दों को पढ़ा तो, लेकिन मुझे इसका मैकेनिज्म समझ नहीं आया। ये वॉश तकनीक आखिर है क्या? क्या इसमें पेंटिंग को सच में धोया जाता है? काफी हद तक हाँ। वॉश तकनीक वास्तव में जापानी और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से प्रभावित थी। इसमें चित्रकार कागज पर रंग लगाने के बाद उसे बार बार पानी में डुबोकर धोता है। अच्छा, इससे रंग खराब नहीं होते? नहीं, इससे रंगों की जो तीखी लाइनें होती हैं वो घुल जाती हैं और पूरी पेंटिंग में एक धुंधला, रहस्यमयी और बहुत ही सौम्य प्रभाव आ जाता है। ये मुगल पेंटिंग्स की एकदम शार्प स्टाइल के बिल्कुल उलट था। और टेम्पा क्या है? टेम्पा, जिसे टेम्परा भी कहते हैं, उसमें रंगों को बांधने के लिए अंडे की जर्दी या प्राकृतिक गोंद का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत जल्दी सूखता है और एक अपारदर्शी लुक देता है। समझ गई। और सिर्फ यही नहीं, इस कॉलेज में ललित मोहन सेन ने ग्राफिक विद्या का प्रभाव डाला और किरण दर ने चीनी जापानी कला का तड़का लगाया। यानी लखनऊ उस समय दुनिया भर की कलात्मक तकनीकों का एक मेल्टिंग पॉट बन गया था। एकदम सही। तो हमने शारीरिक गतिविधियां देख ली,
संगीत और देसी वाद्य यंत्र समझ लिए और गुफाओं से लेकर वॉश तकनीक तक चित्रकला का सफर भी तय कर लिया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछें। ये सारी चीजें, गाना, नाचना, पेंटिंग्स, ये कोई म्यूजियम में बंद करके रखने वाली चीजें तो थी नहीं। वो कौन सी जगह थी जहां ये सारी कलाएं एक साथ एक ही वक्त पर आकर एक आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाती थीं? और इसी सवाल का जवाब हमें वापस उसी चौंकाने वाले आंकड़े पर ले जाता है जिससे हमने आज की ये चर्चा शुरू की थी। उत्तर प्रदेश के 2250 मेले। बिल्कुल, ये मेले उस समय के सोशल मीडिया, न्यूज नेटवर्क और एंटरटेनमेंट हब हुआ करते थे। सही बात है। जब आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप कैसे जानेंगे कि दूसरे गांव में क्या हो रहा है? आप मेले में जाएंगे। नोट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा 86 मेले सिर्फ मथुरा में लगते हैं। हाँ, और मेरठ का नौचंदी मेला जो होली के बाद लगता है, वो सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं बल्कि संस्कृतियों के आदान प्रदान का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। और इनमें से कई मेले तो गहरे सामाजिक संदेश भी देते हैं, जैसे आगरा का सुलह-कुल उत्सव, जिसकी शुरुआत मुगल काल में हुई थी। हाँ, वो आज भी हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत ही जीवंत प्रतीक है। इसी तरह बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर लगने वाला देवा मेला है, जहां हर धर्म के लोग जाते हैं। और मथुरा की लठमार होली को कौन भूल सकता है, जो अब तो ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा इवेंट बन चुकी है। एकदम। और इन्हीं मेलों के प्रांगण और मंदिरों की सीढ़ियों से उत्तर प्रदेश की एक ऐसी कला ने जन्म लिया जो आज पूरे देश का गौरव है। मैं बात कर रही हूँ प्रदेश के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक की। जी हाँ, कथक। नोट्स में इसकी विकास की जो कहानी है ना, वो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह है। इसकी शुरुआत मंदिरों में पुजारियों से होती है। बिल्कुल, कथक शब्द कथा से बना है, यानी जो कथा कहता है। प्राचीन समय में मंदिरों में जब पुजारी कथा सुनाते थे तो श्रोताओं को बांधे रखने के लिए उन्होंने हाथों की मुद्राओं और चेहरे के भावों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे इस कथा वाचन ने एक नृत्य का रूप ले लिया। सही कहा। लेकिन यहाँ मैं एक बात पर थोड़ा रुकना चाहती हूँ। नोट्स बताते हैं कि ये कला धीरे धीरे अवध के नवाबों के दरबार में पहुंच गई, विशेषकर नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में। हाँ, जहाँ ये एक दरबारी कला बन गई। मेरे मन में ये सवाल आता है कि क्या इस बदलाव ने कथक की मूल आत्मा को खत्म नहीं कर दिया? जो कला भगवान की कथा सुनाने के लिए बनी थी, वो नवाबों का मनोरंजन कैसे बन गई? क्या ये कला का पतन था? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। देखिए, अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये कला का पतन नहीं बल्कि उसके क्षितिज का विस्तार था। विस्तार कैसे? कला पानी की तरह होती है, वो जिस बर्तन में जाती है उसका आकार ले लेती है। जब कथक दरबार में आया तो उसकी कहानी कहने की मूल आत्मा नहीं बदली, लेकिन उसकी शब्दावली बदल गई। अच्छा। दरबार में आकर इसमें नजाकत, जटिल फुटवर्क और तेज चक्कियां जुड़ गई। और इसी दौर में बिंदादीन महाराज ने कथक में ठुमरी गायन को शामिल किया था, है ना? बिल्कुल। और ठुमरी के जुड़ने से कथक में एक रोमांटिक और अत्यधिक भावपूर्ण तत्व आ गया। पहले जो सिर्फ देवताओं की स्तुति थी, अब उसमें मानवीय प्रेम और विरह भी शामिल हो गए। और फिर लखनऊ घराने के शंभू महाराज और बिरजू महाराज जैसे दिग्गजों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि जब दो अलग अलग संस्कृतियां, मंदिर की आध्यात्मिकता और दरबार की नजाकत, आपस में मिलती हैं तो वो एक दूसरे को नष्ट नहीं करती, वो कुछ ऐसा रचती हैं जो दोनों से बड़ा होता है। क्या कमाल का एवोल्यूशन है ये! एक साधारण कथावाचक के इशारों से शुरू होकर दुनिया के सबसे परिष्कृत नृत्यों में से एक बनने तक का सफर। बहुत ही अद्भुत है। तो अगर हम अपने आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि जब हम उत्तर प्रदेश कहते हैं तो हम सिर्फ 75 जिलों वाले किसी प्रशासनिक ब्लॉक की बात नहीं कर रहे होते। बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत ही विशाल जीवंत म्यूजियम है। एक ऐसा म्यूजियम जहां ब्रज की गहरी भक्ति, बुंदेलखंड का अदम्य शौर्य, अवध की शाही नजाकत और जनजातीय इलाकों का अपनी मिट्टी से जुड़ाव, ये सब एक साथ सांस ले रहे हैं। और मैं कहूंगा कि इस चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे ये होना चाहिए कि भारत की जिस विविधता में एकता की हम किताबों में बात करते हैं ना, हाँ। वो कोई खोखला सिद्धांत नहीं है, वो एक जमीनी हकीकत है जिसकी जड़ें इन्हीं कजरी के गीतों में, रसोई के बर्तनों से बनी ताल में और सदियों से लग रहे मेलों में गहराई से धसी हुई हैं। बिल्कुल। इन लोक कलाओं का सबसे बड़ा गुण यही रहा है कि इन्होंने हर दौर के हिसाब से खुद को ढाला है। हमने देखा कि कैसे हाथों में जो था उसी से संगीत बना लिया और कैसे कथक ने दरबार का रूप अपना लिया। समय के साथ बदलना ही तो जीवित होने की निशानी है। तो अब
इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ उन सभी के लिए जो हमें सुन रहे हैं। आज हम जिस तेज तर्रार डिजिटल, एआई और सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, जहां हमारी दुनिया स्क्रीन तक सिमट गई है, हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। वहां उत्तर प्रदेश की ये लोक संस्कृति अपना अगला रूप कैसे तय करेगी? क्या आने वाले समय में हमें मेटावर्स के अंदर कोई वर्चुअल रियलिटी लठमार होली देखने को मिलेगी? हाँ हाँ ये सोचना भी बहुत रोमांचक है। या फिर वो जो 108 जलते हुए दियों वाला भारी चरकुला है, क्या भविष्य में उसे किसी इलेक्ट्रॉनिक चरकुला से रिप्लेस कर दिया जाएगा जो एलईडी लाइट से चलता हो? कुछ भी हो सकता है। संस्कृति बहती हुई नदी की तरह होती है, वो कभी रुकती नहीं, बस अपना घाट बदल लेती है। अगली बार ये किस घाट पर नजर आएगी, ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा। इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और हमेशा कुछ नया खोजने की कोशिश करते रहिए।